रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल टीपू इन्फो। आज हम डिस्कस कर रहे हैं लेक्चर नंबर 6 फार्मास्यूटिक्स 2 का। इसमें आज हम पढ़ेंगे एडिटिव सब्सटेंसेस। एडिटिव सब्सटेंसेस क्या होते हैं और ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं, क्यों इस्तेमाल होते हैं, ये तमाम चीज़ें आज के टॉपिक में डिस्कस की जाएंगी। और ये लेक्चर सीरीज़ आप लोगों के लिए है जो फार्मेसी टेक्नीशियंस या फार्मेसी असिस्टेंट के स्टूडेंट हैं या बी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। अकॉर्डिंग टू फार्मेसी पंजाब फार्मेसी काउंसिल का जो पेपर होता है उसके मुताबिक आपको सिलेबस इसमें डिस्कस किया जाता है। स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे? एडिटिव सब्सटेंस क्या होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे, एंटीऑक्सीडेंट्स, सोलुबलाइजर, सस्पेंडिंग एजेंट, बूफर और स्टेबलाइजर के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको डायग्रामेटिकली बताया जाता है कि एडिटिव सब्सटेंस या कोई भी टॉपिक है वो उसके अंदर मज़ीद कौन सी चीज़ें शामिल होंगी आज के लेक्चर में। तो डियर स्टूडेंट्स, एडिटिव सब्सटेंसेस हम पढ़ रहे हैं। एडिटिव सब्सटेंस के अंदर शामिल है सबसे पहले आप प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है। एडिटिव सब्सटेंस के अंदर जो और चीज़ शामिल है उसको सस्पेंडिंग एजेंट्स, ये भी एडिटिव सब्सटेंस है। जो थर्ड एडिटिव सब्सटेंस है उसको हम सोलुबलाइजर कहते हैं। इसी तरह जो फोर्थ एडिटिव सब्सटेंस है वो एंटीऑक्सीडेंट्स है। और एडिटिव सब्सटेंस में शामिल है बुफर्स। एडिटिव सब्सटेंस में ही शामिल है हमारे पास लास्ट में स्टेबलाइजर। ये तमाम जो है एडिटिव सब्सटेंस की टाइप्स हैं और इनको हम बड़ी बड़ी डिस्कस करेंगे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में। डियर स्टूडेंट्स, अब हम सबसे पहले एडिटिव सब्सटेंस की टाइप पढ़ने से पहले आपको बताऊं कि एडिटिव सब्सटेंस को हम फार्मली डिफाइन किस तरह करते हैं। एडिटिव सब्सटेंस होते क्या हैं? तो आप कह सकते हैं टू प्रोड्यूस अ ड्रग सब्सटेंस इन अ फाइनल डोजेज फॉर्म रिक्वायर्स फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। यानी ड्रग को फाइनल डोजेज फॉर्म के अंदर लाने के लिए हमें कुछ ना कुछ फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है ना। वो इंग्रेडिएंट्स हमारे एडिटिव सब्सटेंस हो सकते हैं, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल इन द प्रिपरेशन ऑफ सिरप, सिरप को तैयार करते हैं जब वन और मोर सॉल्वेंट आर यूज्ड टू डिसॉल्व द ड्रग सब्सटेंस। सिरप एक लिक्विड फॉर्म में होता है, तो सिरप के अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होता है उसको मज़ीद सॉल्व करने के लिए हम वो एक या एक से ज़्यादा सॉल्वेंट उसमें ऐड करते हैं ताकि वो एक अच्छा सोल्यूशन बन जाए। तो मज़ीद जो सॉल्वेंट उसमें ऐड करेंगे चाहे वो वाटर ही क्यों ना हो, वो क्या कहलाएगा? हमारा एडिटिव सब्सटेंस कहलाएगा, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर और एडिटिव सब्सटेंस में आ जाता है फ्लेवरेंस एंड स्वीटनेस, यानी उसको फ्लेवर देने के लिए, उसको स्वीटनेस लाने के लिए जो चीज़ हम ऐड करेंगे वो एडिटिव सब्सटेंस कहलाएगी। मिसाल के तौर पर फ्लेवरेंट और स्वीटनर इस्तेमाल होते हैं आर यूज टू, किस लिए? मेक द प्रोडक्ट मोर अट्रैक्टिव एंड एक्सेप्टेबल, प्रोडक्ट को मोर अट्रैक्टिव एक्सेप्टेबल बनाने के लिए पेशेंट को लिए। इसी तरह प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल होते हैं किस लिए? प्रिवेंट मैक्रोबियल ग्रोथ, मैक्रोबियल ग्रोथ जो होती है यानी जो जर्म्स आप कह सकते हैं, मैक्रोब्स कह सकते हैं, उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए हम प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह स्टेबलाइजर और एंटीऑक्सीडेंट्स और चिलिटिंग एजेंट्स जो है ये भी एज ए एडिटिव सब्सटेंस इस्तेमाल होते हैं। और ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं? इस्तेमाल होते हैं प्रिवेंट डिकम्पोजिशन, ड्रग की डिकम्पोजिशन को रोकने के लिए, तोड़ फोड़ को रोकने के लिए। इसी तरह जो नेक्स्ट हमारे पास है एग्जांपल लुब्रिकेंट्स की है, लुब्रिकेंट भी इस्तेमाल होते हैं, किस लिए इस्तेमाल होते हैं? असिस्ट स्मूथ टेबलेट फार्मेशन, स्मूथ टेबलेट फार्मेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल है एडिटिव सब्सटेंस की डिस इंग्रेडिएंट्स एजेंट्स, डिस इंग्रेडिएंट एजेंट्स भी एज एडिटिव सब्सटेंस इस्तेमाल होते हैं। ये इस्तेमाल होते हैं प्रमोट टेबलेट ब्रेकअप एंड आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन के बाद जो टेबलेट के ब्रेकअप होती है उसको करवाने के लिए हम डिस इंग्रेडिएंट एजेंट्स इस्तेमाल करते हैं। इस तरह लास्ट एग्जांपल है कोटिंग की, कोटिंग भी एक एडिटिव सब्सटेंस के तौर पर इस्तेमाल होता है। ये इस्तेमाल होता है स्टेबिलिटी कंट्रोल इन डिस इंग्रेडिएशन और इनहांस अपीयरेंस, यानी ये डिस इंटीग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए, स्टेबिलिटी और अपीयरेंस यानी उसकी जो लुक है हमारी प्रोडक्ट की उसको बेहतर करने के लिए हम कोटिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं। ये तमाम एग्जांपल हैं एडिटिव सब्सटेंस की। इसी तरह लास्ट में जैसे आपको बताएं ऑइंटमेंट
creams and suppositories acquires their characteristic feature from their pharmaceutical basis। यानी ऑइंटमेंट, क्रीम और suppository की अपनी खसूसियात होती हैं फार्मास्यूटिकल बेसिस में, यानी ये तमाम जो हमारे सिरप या टेबलेट से अलग होती हैं, तो इसके लिए भी हमें एडिटिव सब्सटेंस की जरूरत है। दस फॉर ईच डोजेज फॉर्म, हर किस्म की डोजेज फॉर्म के लिए the pharmaceutical ingredients establish the primary feature of the product and contribute to the physical form, texture, stability, taste and overall appearance। यानी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के अलावा जो दूसरी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं हमारी फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट के अंदर, बेसिस के अंदर, उसका मकसद होता है कि वो उसकी फिज़िकल फॉर्म यानी उसकी शक्ल सूरत, टेक्सचर, स्टेबिलिटी, टेस्ट और ओवरऑल अपीयरेंस को बेहतर बना लें। वो हमारे एडिटिव सब्सटेंस की मिसालें हैं। डियर स्टूडेंट, एडिटिव सब्सटेंस में सबसे पहले आप पढ़ेंगे प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव एक एडिटिव सब्सटेंस की मिसाल है। क्या है प्रिजर्वेटिव? इज नेचुरली अकरिंग और अ सिंथेटिकली प्रोड्यूस्ड सब्सटेंस दैट इज एडेड टू प्रोडक्ट्स सच एज फार्मास्यूटिकल्स, फूड, पेंट, बायोलॉजिकल सैंपल्स, वुड etc। यानी फूड और बायोलॉजिकल सैंपल्स और वुड फार्मास्यूटिकल्स में जो इस्तेमाल होती है प्रिजर्वेटिव्स, ये एक नेचुरली अकरिंग सिंथेटिकली प्रोड्यूस सब्सटेंस है। यानी ये जो है कुदरती तौर पर भी प्रिजर्वेटिव पाए जाते हैं और हम इसको आर्टिफिशियली भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसका मकसद क्या होता है? टू प्रिवेंट और इनहेबिट द ग्रोथ ऑफ मैक्रो ऑर्गेनिज्म। प्रिजर्वेटिव का मतलब होता है कि मैक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकना, ताकि वो मैक्रोन्स जो है प्रोडक्ट्स के अंदर ना प्रोड्यूस हों, जो उससे प्रोडक्ट जो है डिटोरिएट हो जाती है, ख़राब हो जाती है अगर मैक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें प्रोड्यूस हो जाएं। ठीक है ना। इसी तरह टू अवॉइड डिग्रेडेशन ऑफ द प्रोडक्ट, मेडिसिनल प्रोडक्ट, रिस्क ऑफ द इन्फेक्शन और अनडिज़ायरेबल केमिकल चेंजेस। इसी तरह प्रिजर्वेटिव का काम होता है कि उसकी डिग्रेडेशन को रोकना और जो रिस्क होता है इन्फेक्शंस का या अनडिज़ायरेबल केमिकल चेंजेस का, उसको रोकना, ये प्रिजर्वेटिव्स का काम होता है। इसलिए हम प्रिजर्वेटिव इसमें ऐड करते हैं। कॉमन जो प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल होते हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में, उसमें आ जाते हैं बेंजोइक एसिड, सोडियम बेंजोइड, क्वार्टरनी, अमोनियम सॉल्ट, ब्यूटाइल पैराबिन, मेथाइल पैराबिन और क्लोरोब्यूटानॉल। क्लोरोब्यूटानॉल्स भी इसकी मिसालें हैं हमारे पास, किसके लिए? प्रिजर्वेटिव्स की। प्रिजर्वेटिव्स के बाद हम पढ़ेंगे एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? ये ऑक्सीडेशन के अमल में काम आते हैं। इसको हम फार्मली इस तरह कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन के अमल में काम आते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है? एक केमिकल प्रोसेस होता है जो कि ट्रांसफ़र करता है, क्या करता है, किनको ट्रांसफ़र करता है? एक जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स यानी वन इलेक्ट्रॉन आप कह सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर एंड कैन प्रोड्यूस फ्री रेडिकल्स। यानी एक इलेक्ट्रॉन्स को एक सब्सटेंस से दूसरे एक इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफ़र करने के काम आते हैं ऑक्सीडेशन का जो केमिकल प्रोसेस होता है उसमें। और ये ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं। फ्री रेडिकल्स बहुत अहम है। फ्री रेडिकल्स कैन किस अहम है? क्योंकि ये बॉडी के अंदर इंटर होते हैं। फ्री रेडिकल्स कैन इंटर द बॉडी फ्रॉम नंबर ऑफ एनवायरमेंटल सोर्सेस। यानी हमारे इर्द गिर्द के माहौल से फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में इंटर होते हैं, इंक्लूडिंग सिगरेट स्मोक, टॉक्सिन, सनलाइट एंड पेस्टिसाइड्स, एंड कैन डैमेज द बॉडी सेल्स और कॉज सेल डेथ। यानी ये एनवायरनमेंट से इंटर होकर मुख्तलिफ किस्म की हमारी बॉडी सेल्स को डैमेज करने के, मुख्तलिफ तरीके से बॉडी सेल को डैमेज करने का जरिया बनते हैं, जिससे डेथ भी कॉज हो सकती है फ्री रेडिकल्स की वजह से। अकॉर्डिंग टू द नेचुरल कैंसर इंस्टीट्यूट, फ्री रेडिकल सेल डैमेज में लीड टू कैंसर। अगर फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में आ जाएं तो इससे बॉडी के अंदर कैंसर आने का सबब होता है। यानी ये क्या होते हैं? ऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि इन्वायरमेंट से आते हैं। तो इसको किल करने के लिए हमारा पास एक अमल होता है एंटीऑक्सीडेशन। एंटीऑक्सीडेशन क्या करता है? आर यूज्ड टू रिड्यूस द ऑक्सीडेशन ऑफ एक्टिव सब्सटेंसेस। यानी जो इन्वायरमेंट के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के ऑक्सीडेशन आ गए हैं, उनको क्या करना? कम करना। यानी
ये काम करता है एक्टिव सब्सटेंसेस किसके, ऑक्सीडेशन के। और क्या करता है, एंड एक्सिपिएंट्स इन फिनिश प्रोडक्ट, जो एक्सिपिएंट्स होते हैं और फिनिश प्रोडक्ट में उसको भी काम करता है। Commonly, antioxidants are included in pharmaceutical products to enhance the stability of the therapeutics। आमतौर पर जो एंटीऑक्सीडेंट इस्तेमाल होते हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के अंदर, उनका मकसद होता है स्टेबिलिटी को इन्हांस करना और थेराप्यूटिक एजेंट्स को इन्हांस करना। यानी हमारी जो इलाज मुआवजे के लिए जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं उसकी यानी अफादियत को बढ़ा देना और उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देना, ये एंटीऑक्सीडेंट का मकसद होता है आमतौर पर। कॉमन जो एंटीऑक्सीडेंट इस्तेमाल होते हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में, उसके अंदर शामिल है अस्कॉर्बिक एजेंट, अस्कॉर्बिक एसिड्स और सोडियम एस्कॉर्बेट और सोडियम बाइसल्फेट। ये हमारे पास किसकी मिसालें हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स की मिसालें हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एडिड सब्सटेंस में सोलोबलाइजर। सोलोबलाइजर भी एक हमारे पास एडिटिव सब्सटेंस या एक्सिपिएंट्स है जो कि ड्रग में इस्तेमाल होता है और इसको हम फॉर्मली इस तरह डिफाइन करते हैं, द एक्सिपिएंट्स यूज्ड टू सोलोबलाइज ड्रग इन डिफरेंट डोजेज फॉर्म लिक्विड स्पेशली, यानी जो लिक्विड के तौर पर आमतौर पर एक्सिपिएंट इस्तेमाल होते हैं उसको हम सोलोबलाइजर कहते हैं। यानी लिक्विड्स में हमारे पास ओरल और इंजेक्टेबल्स डोजेज फॉर्म आ जाती हैं। यानी एक्सिपिएंट्स टू सोलोबलाइज ड्रग इन ओरल एंड इंजेक्टेबल डोजेज फॉर्म्स आर कॉल्ड सोलोबलाइजर। यानी ओरल और इंजेक्टेबल्स को हम लिक्विड भी कह सकते हैं। इनके अंदर जो इनको हल करने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होगी उसको हम सोलोबलाइजर कहते हैं। सोलोबलाइजर इज यूज्ड टू इम्प्रूव द सोलोबलाइजेशन ऑफ हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस। यानी जो हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस होते हैं उनकी सोलोबलाइजिटी यानी उनको सोलोबिलिटी, उनके हल पजीरी के अमल को क्या करता है सोलोबलाइजर, बेहतर करता है। हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस में ऑयली सब्सटेंस आते हैं, यानी ऑयली सब्सटेंस जो कि पानी से दूर भागते हैं उसको हाइड्रोफोबिक कहते हैं। एंड टू इंक्रीज बायोअवेलेबिलिटी, इसका मकसद क्या है, बायोअवेलेबिलिटी यानी ड्रग की मकदार जो है उसको जिस्म के अंदर मुहैया करना। दे आर आल्सो यूज्ड टू स्टेबलाइज सस्पेंशन एंड प्रिपेयर कोलॉइड एंड जेल्स। यानी सोलोबलाइजर इस्तेमाल होते हैं ना कि सस्पेंशन सिरप में बल्कि लिक्विड में, ना कि इसके अलावा ये इस्तेमाल होते हैं कोलॉइड्स और जेल्स को तैयार करने भी सोलोबलाइजर इस्तेमाल होते हैं। देयर आर मैनी सोलोबलाइज ओरल फार्मूलेशन सच एज ओरल सोल्यूशन, सिरप, एलेक्सर एंड सॉल्यूशंस। यानी बहुत सारे सोलोबलाइज्ड हमारे पास होते हैं, सोलोबलाइजर पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर ओरल फार्मूलेशन के अंदर हमारे पास सिरप, ओरल सोल्यूशन में आ जाता है सिरप, एलेक्सर, और दूसरे सोल्यूशन जो हैं ये किससे बनते हैं, सोलोबलाइजर से बनते हैं। कॉमन जो सोलोबलाइजर एजेंट इस्तेमाल होते हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में, उसमें आ जाता है अल्कोहल, कॉर्न ऑयल, ग्लिसरीन, मिनरल ऑयल, प्यूरिफाइड वाटर, वाटर फॉर इंजेक्शन, स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शंस। ये हमारे पास क्या है, सोलोबलाइजर्स की मिसालें हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास एडिटिव सब्सटेंस है उसमें आ जाता है सस्पेंडिंग एजेंट्स। सस्पेंडिंग एजेंट्स हमारे पास क्या है, एक आप कह सकते हैं एडिटिव सब्सटेंस है। इसको हम फार्मली इस तरह डिफाइन करते हैं, एजेंट्स यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन to help active ingredients they stay suspended in the formulation and prevent caking at the bottom of the container are called suspending agent। suspending agent का काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि ये हेल्प करते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को कि वो क्या पूरी दवाई के अंदर फैले रहें, सस्पेंड रहें, यानी पूरे इक्वल मकदार में रहें, और ये केकिंग से यानी जो नीचे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होता है वो नीचे जाके बैठ जाता है, जिससे केकिंग यानी आप कह सकते हैं इकट्ठे हो जाते हैं, इकट्ठे होने से बचाता है। ठीक है ना। ये फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन में इस्तेमाल होता है, जो सस्पेंडिंग एजेंट होते हैं। इसका मकसद क्या होता है, टू इंक्रीज विस्कोसिटी को बढ़ाना होता है। और इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, an agent used in suspension to increase the viscosity of continuous phase so that particle remains suspended for a sufficiently long time। यानी लंबे अरसे तक जो है हम
पार्टिकुलर्स को कंटिन्यूस फेज के अंदर शामिल रखें, उसकी विस्कोसिटी बढ़ाए रखें। यानी जैसे हम ड्रग को, कोई ऐसी ड्रग होती हैं जिसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को नीचे बैठने का खतरा होता है, केकिंग एजेंट्स, तो वो हमें डॉक्टर मशवरा देते हैं या दवाई के ऊपर लिखा होता है कि शेक वेल बिफोर यूज। जब हम उसको शेक वेल करते हैं तो उसके जो एजेंट्स होते हैं वो उसको दवाई को कंटिन्यूस फेज में यानी इक्वली पूरी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स पूरी सॉल्यूशन में फैल जाते हैं। यानी जो उसको कंटिन्यूस फेज के अंदर विस्कोसिटी बढ़ाने के लिए जो इस्तेमाल होते हैं लंबे अरसे तक, उसको हम सस्पेंडिंग एजेंट कहते हैं। सस्पेंडिंग एजेंट क्या करते हैं? बिसाइड एक्टिंग एज अ सस्पेंडिंग एजेंट दे आल्सो इम्पार्ट विस्कोसिटी टू द सॉल्यूशन। यानी ये एक्टिव एजेंट्स के सस्पेंडिंग एजेंट क्या करते हैं? विस्कोसिटी बढ़ाते हैं हमारे सॉल्यूशन के। सस्पेंडिंग एजेंट फॉर्म फिल्म अराउंड पार्टिकल्स एंड डिक्रीज इंट्रा पार्टिकल इंटरेक्शंस। यानी ये क्या करते हैं, जो हमारे सॉल्यूशन होता है उसके इर्द गिर्द एक तह बना लेते हैं और उसको आपस में जुड़ने से रोकते हैं। उसको जुड़ना आपस में इंट्रा पार्टिकुलर अट्रैक्शन को कम करते हैं। सस्पेंडिंग एजेंट आल्सो एक्ट एज थिकनिंग एजेंट, इसको थिकनिंग एजेंट भी कहा जाते हैं। दे इंक्रीज इन विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ये वही बार बार बात आ रही है कि सॉल्यूशन की विस्कोसिटी को बेहतर करते हैं। सॉल्यूशन यानी उसके अंदर पतलापन ना आ जाए, विस्कोस का मतलब होता है गाढ़ा, उसमें गाढ़ापन लाते हैं, विच इज नेसेसिटी टू प्रिवेंट सेडिमेंटेशन ऑफ द सस्पेंडिंग पार्टिकल। सेडिमेंटेशन का मतलब वही होता है कि जो असल पार्टिकल होते हैं वो नीचे रह जाते हैं और जो आम होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं। इसकी अमल को रोकने का काम किसका होता है? सस्पेंडिंग एजेंट का काम होता है। द स्टेबिलिटी ऑफ द stability of the suspension depends on the type of suspending agent rather than the physical properties of the drugs। यानी जो ड्रग की स्टेबिलिटी होती है उसका इन्हिसार होता है किस किस्म के सस्पेंडिंग एजेंट इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उस हिसाब से उसकी स्टेबिलिटी यानी उसका जो है अफादियत ज़्यादा देर तक रह सकती है। इसके बाद जो कॉमन जो सस्पेंडिंग एजेंट इस्तेमाल होते हैं उसकी मिसाल है अकाशिया, ट्रागा बेंटोनाइट, CMC, xanthine गम, पाउडर सेलुलोज, जेलाटिन, मिथाइल सेलुलोज, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज। ये क्या है? कॉमन सस्पेंडिंग एजेंट्स की एग्जांपल्स हैं। इसके बाद हमारे पास एक और एडिटिव सब्सटेंस आ जाता है, उसका नाम है बुफर्स। बुफर्स क्या होते हैं? Buffer solution is an aqueous solution consisting of mixture of a weak acid and its conjugate base। यानी बुफर सॉल्यूशन जो है हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो कि जिसके अंदर शामिल होता है मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इस कॉन्जुगेट बेस। यानी कॉन्जुगेट बेस को हम साल्ट भी कह सकते हैं, उसका और एसिड्स का मिक्सचर होता है। या बुफर होता है वीक बेस यानी इसकी बेस साल्ट होता है एंड इट्स कॉन्जुगेट एसिड, यानी वीक बेस और एसिड का मिक्सचर होता है, इसको हम बुफर कहते हैं। बुफर आर यूज्ड टू रेजिस्ट पीएच चेंज इन पीएच अपॉन डिल्यूशन और एडिशन ऑफ द एसिड और अल्कलाइल। यानी बुफर्स का मकसद क्या होता है कि पीएच के अंदर तब्दीली ना आए। पीएच जो है आमतौर पर नॉर्मल होती है 7 पीएच ह्यूमन बॉडी में, उसके अंदर अगर कमी आ जाए या ज़्यादती हो जाए तो वो हार्मफुल इफ़ेक्ट क्रिएट करता है हमारी बॉडी में। इसीलिए बुफर जो है पीएच को चेंज करने से बचाते हैं, यानी हमारी जो पीएच लेवल होता है उसको रेजिस्ट करते हैं चेंज करने से। ये किसका काम होता है? बुफर्स का काम होता है। जब हम हमारी बॉडी में कोई भी डिल्यूशंस या एडिशंस करना चाह रहे होते हैं उस वक्त पीएच की तब्दीली का खतरा होता है, तो बुफर्स जो है उसको तब्दील करने से रोकते हैं। ये भी एक एडिटिव सब्सटेंस है। बुफर एजेंट्स हैव वेरिएबल प्रॉपर्टीज, इसकी बहुत सी खसूसियात हैं। सम आर मोर सोल्वेबल देन अदर्स, कुछ जो है ज़्यादा सोल्व होते हैं दूसरों से, एंड सम आर एसिडिक वाइल अदर आर बेसिक। यानी बुफर जो है सोल्वेबल भी होते हैं, एसिडिक्स भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं। ये बुफर्स की टाइप्स के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह के आप बुफर इस्तेमाल करते हैं ये, ठीक है ना। बुफर जो है लेबॉर्ट्री में मुख्तलिफ चीज़ें के साथ तैयार किए जाते हैं, ठीक है ना। बुफर्स के एग्जांपल्स में आ जाता है पोटाशियम फॉस्फेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम सिट्रेट, एनीहाइड्रोसिस एंड डाईहाइड्रेट,
और इसके बाद हमारे पास एसिटिक सोल्यूशन एसीटेट, बोरिक एसिड, सोडियम बोरेट, सिट्रिक एसिड सोल्यूशन सिट्रेट, फॉस्फोरिक एसिड, पोटाशियम फॉस्फेट, ये तमाम किसकी मिसालें हैं? बुफर्स की मिसालें हैं। इसमें से कुछ जो है बुफर एसिडिक होते हैं, कुछ बेसिक होते हैं। तो इनका मकसद क्या होता है? पीएच के अंदर तब्दीली से रोकना, ठीक है ना। और इसी तरह हमारे पास जो बुफर्स की एप्लीकेशन होती हैं, बुफर कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं? ये इस्तेमाल होते हैं बुफर सोल्यूशन आर यूज फ्रीक्वेंटली इन फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिस। फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, और पर्टिकुलरली इन द फार्मुलेशन ऑफ ऑप्थेल्मिक सोल्यूशन। ऑप्थेल्मिक सोल्यूशन यानी जो हम ऑप्थेल्मिक सोल्यूशन जो होता है, आइज के अंदर ड्रॉप्स डालते हैं, उसको ऑप्थेल्मिक कहते हैं, उसके सोल्यूशन में इस्तेमाल होता है। बुफर सोल्यूशन आर यूज्ड इन फर्मेंटेशन प्रोसेस। फर्मेंटेशन प्रोसेस में भी इस्तेमाल होता है। दे आर आल्सो यूज इन केमिकल एनालिसिस एंड कैलिब्रेशन ऑफ पीएच मीटर्स। कैलिब्रेशन ऑफ पीएच मीटर्स में भी इस्तेमाल होता है। मेजॉरिटी ऑफ बायोलॉजिकल सैंपल दैट आर यूज्ड इन रिसर्च आर मेड इन बुफर। जो बायोलॉजिकल सैंपल्स होते हैं वो भी बुफर से ही तैयार किए जाते हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट में हमारे पास जो एडिटिव सब्सटेंस है उसका नाम है स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर भी एक एडिटिव सब्सटेंस है, इसकी एग्जांपल है। इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं, स्टेबलाइजर इज अ केमिकल विच टेंड टू इनहेबिट द रिएक्शन बिटवीन टू और मोर केमिकल। स्टेबलाइजर हम इसलिए फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में इस्तेमाल करते हैं कि उसके दरमियान अगर कोई दो डिफरेंट केमिकल्स इस्तेमाल हुए हैं तो उसको आपस में बैड इंटरेक्शंस से रोकना, यानी उसको आपस में अगर वो इंटरेक्ट हो जाएं तो वो एडवर्स इफेक्ट शो करते हैं हमारी बॉडी के ऊपर, अगर पेशेंट उसको एडमिनिस्टर करे तो उसीलिए वो स्टेबलाइजर इस्तेमाल करते हैं ताकि वो आपस में इंटरेक्शन ना करें। उसकी इंटरेक्शन को रोकने के लिए, ठीक है ना, उसके रिएक्शंस को रोकने के लिए हम स्टेबलाइजर इस्तेमाल करते हैं। Many products contain excipients that can be categorized as stabilizer in general sense. बहुत सी प्रोडक्ट जो है एक्सीपियंट्स के, बहुत सी प्रोडक्ट में एक्सीपियंट शामिल होते हैं जिसमें से स्टेबलाइजर भी आमतौर पर शामिल होते हैं। यूजिंग सस्पेंडिंग एजेंट टू प्रिवेंट, मिसाल तब स्टेबलाइजर की और मिसालें आ रही हैं कि सस्पेंडिंग एजेंट हम इस्तेमाल करते हैं किस लिए? टू प्रिवेंट सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन को रोकने के लिए। इसी तरह एडिंग अ प्रिजर्वेटिव टू प्रिवेंट माइक्रोबियल स्पॉलेज, यानी माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकने के लिए हम प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह बुफर इस्तेमाल करते हैं पीएच को मेंटेन रखने के लिए, एडजस्ट करने के लिए, एडजस्ट पीएच फॉर ऑप्टिमल स्टेबिलिटी और एग्जांपल ऑफ स्टेबलाइजर। इन स्टेबलाइजर भी आप कह सकते हैं कि वो ऐसे केमिकल्स होते हैं कि ये दो केमिकल्स को आपस में रिएक्शन से रोकते हैं। इसी तरह स्टेबलाइजर ना कि वो केमिकल्स हैं बल्कि सस्पेंडिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव्स और बुफर्स भी एज आ स्टेबलाइजर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं हमारी प्रोडक्ट के अंदर ताकि वो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को बढ़ा सकें, बेहतर कर सकें। एक अहम सेक्शन है वो है आपका टेस्ट का सेक्शन, के टेस्ट आपको लिया जाता है इस लेक्चर में कि क्या आपको इसकी समझ आई है, तो आप ये टेस्ट ज़रूर अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, क्वेश्चन ये है कि बुफर एजेंट है प्रॉपर्टी, बुफर एजेंट की खसूसियात होती हैं सोलबलाइजर, एसिडिक, बेसिक्स और इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो आपने ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताना है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल्स। हम जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे फीलिंग्स, पैकेजेस एंड वेरियस मटेरियल यूज फॉर पैकेजिंग। पैकेजिंग के अंदर कौन से मटेरियल इस्तेमाल होते हैं वो पढ़ेंगे और पैकेजिंग कैसे की जाती है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। आप जुड़े रहें इस चैनल से ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो से फ़ायदा उठा सकें।